हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 100 प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को देखते हैं। इसके पहले का अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट, तो उसको जरूर करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का मैंने 5 वीडियो अपलोड किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आप जब भी समय मिले तो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी थे, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश से उत्तर देना। ठीक है, अब आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। ठीक है, अब इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो धर्म मनुष्य में जो है किसका विकास करता है, तो धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। तो यहाँ आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, धर्म कहाँ निवास करता है। गद्यांश के अनुसार धर्म की अगर हम बात करेंगे तो धर्म जो है सी पार्ट हो जाएगा इसका, अनुभूति में निवास करता है। ठीक है, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। ये भी गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी गद्यांश से ही है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर सी पार्ट निकल के आएगा, पूर्णता, ज्ञान और आनंद की। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है इसमें से। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका जब गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश को पढ़ने के बाद धर्म के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है, तो धर्म का स्वरूप, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती हूँ, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो राम एक व्यक्ति के नाम का बोध कराता है, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है और गंगा एक नदी का नाम है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट। इन ऑप्शन ए में क्या है, तीनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार कर रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम बताना, या अपने आप जो रेखांकित किया हुआ है इसका हमें सर्वनाम बताना है, किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अपने आप जो दिया गया है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखेंगे तो ये होता है उत्तरावस्था विशेषण। उत्तरावस्था विशेषण में दो व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना करके एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरावस्था। ठीक है, चलिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें क्रिया बताना है किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अर्थात इन क्रियाओं का असर क्या होता है, सीधा कर्मों पर पड़ता है। तो आंसर डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अपव्यय शब्द बताना है, क्या हो जाएगा अपव्यय शब्द। तो यहाँ पे अपव्यय क्या है, शब्द भर। भर शब्द क्या होता है, अपव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग बताना। ठीक है, पहला शब्द यह हो गया शीर्षक, दूसरा है अध्याय, तीसरा है इकाई और चौथा है पाठ। इनमें से चारों में से कितने शब्द जो है हमें बताना स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन चारों में से सिर्फ एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो भी इकाई है। ठीक है, बाकी सारे पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, केवल एक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का यह परसर्ग है। ठीक है, तो ये अगर आता है तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण का हो जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए, वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया की आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, वाक्य के अंतर्गत जब शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक द्वारा
तथा क्रिया की आदि के उचित जो मेल होता है उसको हम कहते हैं अन्वय। क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अन्वय कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है निम्नलिखित शुद्धता पर, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना है। इसमें से आद्योपांत, पश्चाताप, सहधर्मणि, उच्छ्वास, इसमें से बताना है कि किस उक्त में से सभी शब्द शुद्ध हैं इस विकल्प में से। ठीक है, आ और बा शुद्ध हैं। आ दिया गया है आद्योपांत, तो यहाँ पे आद्योपांत जो है ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आद्योपांत क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्चाताप जो दिया गया है, पश्चाताप अगर हम बात करते हैं तो पश्चाताप जो है यहाँ पे गलत किया गया है। ठीक है, पश्चाताप जो लिखा जाता है इस तरीके से पश्चाताप होता है। ठीक है, पश्चाताप होता है इस तरीके से। और यहाँ पे उच्छ्वास सही है, तो आ और दा सही है यहाँ पे आंसर। ठीक है, आ और दा इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, आ और दा सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रा उपसर्ग, प्रा उपसर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो देखिए, प्रत्यूष शब्द जो दिया गया है इसमें क्या है, प्रा उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है। प्रत्यूष में अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रत्यूष मतलब होता है सवेरा, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। आच्छादित का सही उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आच्छादित, आच्छादित का अगर हम उचित विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा जो है आ प्लस छादित, यानी कि आच्छादित यहाँ पे बनता है और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है इनमें से? अधिकरण तत्पुरुष समास, तो देखिए पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट, यहाँ पे कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास में नहीं है? तो अगर हम बात करें डी की, धर्मभ्रष्ट जो दिया गया है ये क्या है, ये एक अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, अपादान मतलब कि धर्मभ्रष्ट का अगर हम विग्रह करते हैं तो धर्म से भ्रष्ट आता है, जो कि क्या हो जाएगा, ये अपादान के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी पुरुषोत्तम, कुलश्रेष्ठ और देशाटन, तो इस तरीके ये सभी क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो अदरक का आर्द्रक होता है जो कि सही है। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है, अनारी होता है। अपना का आत्म होता है, ये भी सही है तत्सम। यहाँ पे अगर हम देखें अमी, अमी का अमृत दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो अमी का क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है ये बताना। ठीक है, सिंह, नाहर, पंचानन, मृगार, ये जो है किसके जो है पर्यायवाची हैं, तो सभी सिंह के पर्यायवाची। ठीक है, केसरी भी होता है सिंह का पर्यायवाची, और मृगेंद्र भी होता है इसके अलावा में सिंह का पर्यायवाची, तो आंसर ए पार्ट सही है। बाकी सूर्य, रवि, दिनकर एक दूसरे के सूर्य के पर्यायवाची है। तरणी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, तरणी क्या होता है, तरणी नौका का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए ये अलग है। अग्नि, अनल, पिशुन, अब यहाँ पे अगर देखें तो अग्नि और पावक और अनल आग के पर्यायवाची ये दोनों हैं, और लेकिन पिशुन जो है, पिशुन इसका आग का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है? अमित का विलोम परिमित दिया गया है, अमित का विलोम क्या देगा, परिमित दिया गया, जो कि सही है। सत्कार का विलोम तिरस्कार, आच्छादित का परीक्षण दिया गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन। आच्छादित का विलोम क्या होता है, अनाच्छादित। ठीक है, अनाच्छादित होता है इसका विलोम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बाकी सारे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं एक शब्द में अभिप्सा। क्या कहते हैं, अभिप्सा। आंसर इसका बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ देखिए अरसिक शब्द एक लिखा हुआ, इसका मतलब जो रसिक ना हो। अरसिक मतलब जो रसिक ना हो, यानी रूखे स्वभाव वाला, इसको लिए एक शब्द अरसिक प्रयोग करते हैं। चलिए, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सारा भेद खोल देना। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य में अगर हम देखते हैं तो देखिए, उसने मान लिया कि उसका दोष है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ये मिश्र वाक्य है, बाकी सारे मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है।
तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो अशुद्ध वह दंड देने के योग्य है, पहला ऑप्शन दिया गया है जो कि वह दंड देने के योग्य है, इसका लिखा हुआ है, ठीक है, और ये गलत है, यही गलत है, ठीक है। बाकी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये सही है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। तो तीनों सही है, बाकी गलत कौन सा है? ए पार्ट गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। वह दंड के योग्य होना चाहिए, यहाँ पे देने शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, दंड के योग्य है, यह सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है, ये अलंकार किस अलंकार की परिभाषा है? तो ये श्लेष अलंकार की परिभाषा है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना, ठीक है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब इंग्लिश के देखते हैं। 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको पैसेज है और पैसेज को पढ़कर जो है उसका उत्तर देना है, ठीक है। पैसेज कुछ इस तरीके से दिया गया है, पहला इस तरीके से दिया गया, पहला पैराग्राफ, इसके बाद दूसरा दिया गया है मेटाफर के बारे में, ठीक है, इसके बाद दूसरे के बाद फिर यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब इसी को पढ़ के हमें उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे दिया गया पहला मेटाफर और एग्जाम्पल, ठीक है, मेटाफर जो है एग्जाम्पल, मेटाफर मतलब रूपक होता है, इसका अर्थ क्या होता है? रूपक अलंकार, इसको कहते हैं मेटाफर। अब मेटाफर और एग्जाम्पल गिवन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट बेटर, ठीक है, यानी कि रूपक किसी अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करने के लिए दिए गए उदाहरण हैं, ठीक है। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच नो लॉन्गर इन यूज, मतलब रूपक एक अलंकार है जो प्रयोग में नहीं है। मेटाफर्स ब्रिंग आउट सिमिलरिटीज इन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि रूपक जो है असमान वस्तुओं में असमान ऑब्जेक्ट में समानताएं लाते हैं। और चौथा है फिलोसफर्स बिलीव दैट मेटाफर, यानी कि दार्शनिकों का मानना है कि रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार में मानते हैं। तो यहाँ पे बताना इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें आपको निकल के आएगा कि उसमें जो ये बी पार्ट दिया गया कि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच नो लॉन्गर इन यूज, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? ये जो कहा गया है कि अभी यूज में मेटाफर नहीं हो, जो कि गलत है। मेटाफर का यूज अभी अधिकतर मतलब किया जाता है, रूपक अलंकार का प्रयोग वर्तमान में कवियों के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाक्य जो है गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या दिया गया है? पहला ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया मेटाफर इज लिंकिंग ऑफ टू और मोर डिस्पैरेट एलिमेंट्स व्हिच कैन रिजल्ट इन एन इंटरनेशनल इफेक्ट, मतलब कि रूपक यानी मेटाफर जो है दो या दो से अधिक असमान तत्वों को जोड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप अनजाने में जो है प्रभाव उत्पन्न होता है। और दूसरा है इन ए मेटाफर रिजेम्बलेंस बिटवीन टू अनलाइक एंटिटीज इज एक्सप्लिसिटी इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स लाइक और एज, मतलब कि रूपक जो है दो असमान वस्तुओं के बीच जो है समानता स्पष्ट करने के लिए जो है जैसे या जैसा इस शब्दों से इंगित करता है, मतलब लाइक और एज आपको वहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे बताना है कि गलत क्या है, ठीक है, ए गलत है, बी सही है, एक ए सही है, बी गलत है, या फिर दोनों सही हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट में, तो ये क्या है? ए सही है और बी गलत है। बी गलत है क्यों? क्योंकि मेटाफर में लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि तुलना करने वाले शब्दों का लोप हो जाता है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे किया गया है कि लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसका निकल, बाकी ये पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। इन द सेंटेंस दैट मैन इज ए पिग, द वर्ड पिग सिग्निफाइज दैट द मैन इज, मतलब कि वो आदमी क्या है? सुअर है। अब ये कहा गया सेंटेंस में, अब इसमें बताना है कि जो पिग है, मतलब पिग किसको डिनोट करता है, किसको सिग्निफाई करता है कि आदमी क्या है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पिग शब्द जो है व्यक्ति को पिग प्रदर्शित नहीं करता, तो वो क्या करता है? इसके लक्षण को बताता है, मतलब पिग शब्द का अर्थ हो जाता लिटरल सेंस में प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आंसर किया जाएगा बी डी पार्ट, बोथ बी एंड सी।
मतलब पी क्या होता है, लीजी होते हैं और ग्रेडी होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एबरेंट इन पैरा 2 मीन्स द सेम। ठीक है, एबरेंट एक शब्द लिखा हुआ है पैरा 2 में, तो उसका हमें अर्थ बताना है। देखिए एबरेंट मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है अनैतिक पथभ्रष्ट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अनैतिक पथभ्रष्ट। तो अनैतिक पथभ्रष्ट इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेम कौन सा है, तो डेविएंट जो लिखा हुआ है, डेविएंट, डेविएंट मतलब भी होता है पथभ्रष्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रुअल, कंस्ट्रुअल इन पैरा 2 इन यूज्ड एज, मतलब कंस्ट्रुअल जो प्रयोग किया गया है पैरा 2 में वो किस रूप में प्रयोग किया गया है, तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कोविड-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस in health system worldwide and negatively impacted individual societies and economics। यहाँ पे भरना है, क्या भर देंगे जिससे कि ये जो है ऑप्शन आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इसका अर्थ क्या निकल के आएगा। ठीक है, इसका मतलब कोविड-19 जो है स्ट्रक्चरल वीकनेस मतलब से कि संरचनात्मक रूप से कमजोर होता है, विश्व भर में स्वास्थ्य प्रणालियों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है तथा व्यक्तियों और समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर जो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेड हिड रिवील्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, रिवील्ड मतलब कि रहस्य खोल देना। ठीक है, यहाँ पे रिवील्ड जो है समथिंग टू समबडी का मतलब कि अर्थ हो जाता है रिवील्ड समथिंग मतलब किसी का रहस्य को। तो कोविड-19 ने रहस्य खोल दिया है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एज एन एक्सपेरिमेंट, एज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कंट्रीज हैज शोन प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर। ठीक है, कहाँ गलती किया गया है यहाँ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर देन टू क्योर जो लिखा हुआ है गलती इधर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देन के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि यहाँ पर प्रयोग किया गया है इसलिए गलती किया जाए। तो बेटर देन क्योर हो जो गलती किया गया है, तो बेटर देन टू क्योर पर गलती है। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे हम बताना अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस कैन सब्स्टिट्यूट वन ऑप्शन, दैट यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है इसका ऑप्शन में जो दिया गया है। ठीक है, ये जो दिया गया है अंडरलाइन के, इसकी जगह पे हम चार ऑप्शन में से कोई एक रख सकते हैं, कौन सा रख सकते हैं ये बताना है। मशीन्स कैन ओनली अकम्प्लिश अ मैक्सिमम सेट ऑफ टास्क एज मशीन डू नॉट होल्ड एनी टॉट प्रोसेस ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो यानी कि अकम्प्लिश अ मैक्सिमम सेट ऑफ टास्क की जगह हम लिख सकते हैं अकम्प्लिश और रिस्ट्रिक्ट सेट ऑफ टास्क, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ होता है सीमित या नियंत्रित या कंट्रोल या लिमिट। तो अकम्प्लिश रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ टास्क होगा, यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत वर्ड लिखा हुआ ये बताना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, लेटर, स्कैटर और मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर की अगर हम स्पेलिंग देखते हैं तो ये गलत लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग होता है MONSTER, यहाँ पे TAR लिखा है जो कि गलत है। मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है, राक्षस। ठीक है, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, तो यहीं पर गलती किया गया, बाकी सारे सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है गिवन वर्ड। लीथल, लीथल का हमें सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है। लीथल मतलब होता क्या है, लीथल मतलब होता है लीथल मतलब होता है घातक। ठीक है, लीथल मतलब क्या होता है, घातक या फिर जानलेवा कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसमें से, फेटल जो कि दिया गया है बी पार्ट, इसका भी मतलब होता है घातक। स्लॉथफुल मतलब होता है सुस्त। ठीक है, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, लेजी मतलब आलसी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम बताना मतलब कि विलोम शब्द। एम्पिल, एम्पिल का विलोम, एम्पिल का अर्थ क्या होता है, एम्पिल मतलब होता है प्रचुर। ठीक है, प्रचुर या फिर पर्याप्त, प्रचुर या फिर पर्याप्त। तो इसका अगर हम बात करेंगे इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मर्ज। ठीक है, मेग्र। ठीक है, मियग्र, मियग्र मतलब होता है कम या फिर अप्रचुर। तो आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ठीक है, तो मतलब कि एक ऐसा आदमी, ऐसा जो कंपाइल्स करता हो डिक्शनरीज को, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफर मतलब पर्सन हु कंपाइल, वो जो शब्द को संकलित करता हो। ठीक है। कार्टोग्राफर जो दिया गया है, कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार, माने पर्सन हु मेक्स मैप्स। कैलीग्राफर मतलब कि जो सुंदर लिखता हो, लिखावट जिसकी सुंदर हो। और क्रिप्टोग्राफर मतलब कि लेखक, जैसे कि वन हु राइट्स इनक्रिप्टेड कोड्स, कूट लेखन जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोग्राफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब इसके लिए भी एक शब्द बताना है। अ डिजीज काजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस शब्द में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे 38 में एपिलेप्सी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एपिलेप्सी, मतलब कि मिर्गी का दौरा इसको कह सकते हैं। चलिए डिमेंशिया मतलब क्या होता है, डिमेंशिया मतलब पागलपन यानी मनोभ्रंश जिसको कहते हैं। सेनिलिटी मतलब वृद्धावस्था। ठीक है, और इंसोम्निया मतलब निद्रा रोग, नींद ना आने, अनिद्रा रोग मतलब नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया। क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। ठीक है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनजाने में रहस्य अथवा भेद खोल देना। स्पिल द बीन्स, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टेल समथिंग दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरे का अर्थ बताना है। स्पिनिंग वंस व्हील्स, इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरा है, इसका अर्थ होता है निरर्थक गतिविधि में संलग्न होना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अचीविंग समथिंग। तो आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट स्प्लिट द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है इसका। ठीक है, 41 नंबर का हमें पैसिव वॉइस बताना है। द ज्यूरी हैज गिवन टू द फाइनल वर्डिक्ट, इसका हमें पैसिव बताना क्या हो जाएगा। देखिए ये जो दिया गया एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा जो कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब लगेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द फाइनल। ठीक है, द फाइनल वर्डिक्ट हो जाएगा, द फाइनल वर्डिक्ट हैज बीन गिवन बाय द ज्यूरी। तो द फाइनल वर्डिक्ट हैज बीन गिवन बाय द ज्यूरी, यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द फाइनल वर्डिक्ट हैज बीन गिवन बाय ज्यूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है, दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द बेगर वुमन सैड व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी माय डियर प्रिंस। अब यहाँ पे हमें इसका जो ये इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये किसमें लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बताना है, तो सब्जेक्ट होगा प्लस आस्क होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस व्हाट वर्ड मतलब WH वर्ड होगा जो भी हो, इसके बाद प्लस क्लास माने असर्टिव वर्ड होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो द बेगर वुमन आस्क्ड द प्रिंस, ठीक है, शी शुड डू विथ सो मच मनी। तो यहाँ आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना हमें सेंटेंस बताना व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर किया गया है। ठीक है, वी वर नॉट एबल टू वॉच द मूवी ड्यू टू लॉकडाउन, इसमें गलती किस ऑप्शन में किया गया है। ठीक है, एबल टू वॉच में गलती, या फिर द मूवी, या फिर वर नॉट, या फिर ड्यू टू, गलती कहाँ है। गलती की बात करें तो एबल टू वॉच जो लिखा हुआ है इसके स्थान पर एबल टू वॉच होना चाहिए था, WATCH होना चाहिए था, ना कि वॉच का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव माने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक है, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस बताना है। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, यहाँ पे कौन सा टेंस में ये बातें कही गई हैं। तो देखिए यहाँ पे शैल लगा है, हैव लगा है, बीन लगा है और ING फॉर्म है।
यानी कि ये अगर चीजें होती तो शैल अगर होता है तो ये फ्यूचर टेंस में हो जाता है, ठीक है। लेकिन हैव बीन आईएनजी फॉर्म होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण हो जाए, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 बताना हमें यहाँ पे आंसर। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड अथवा फ्रेज हैव बीन रीअरेंज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसको हमें रीअरेंज करके लगाना है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले दैट लिखा है, फिर इट इज इन एन ऑप्टिमिस्टिक लिखा है, फिर वी शुड जज द थिंग्स फ्रेम ऑफ माइंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ये लिखो वी शुड जज थिंग्स, वी शुड जज थिंग्स। फिर इसके बाद हम सहायक वर्ब देखेंगे, फ्रेम ऑफ माइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे दैट, फिर इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट होगा, CDAB इसका करेक्ट आंसर है, CDAB। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। पैसेज दिया गया है, पैसेज को भर के आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। अब इस तरीके से पैसेज यहाँ से शुरुआत है ये, तो इस तरीके से पैसेज दिया गया और आगे और पैसेज हैं, और जहाँ पे आपको भरना है कुछ इस तरीके से पैसेज दिए गए हैं, ठीक है। ये अब ये पैसेज शुरुआत है, ठीक है। पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके बाद यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ भरना है, 47 नंबर यहाँ भरना है, इसके बाद इसी तरीके से 48 का यहाँ भरना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से 49 का यहाँ पर भरना है, फिर इसी के बाद 50 का यहाँ पे जो है भरना है। तो इस तरीके से इसी पैसेज के अनुसार भरना है, और इस तरीके से 46 में यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा मतलब नंबर 41 में क्या भरा जाएगा, फिर 47 में क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम भरते हैं पहले, अब इसको पढ़िएगा, ठीक है। 46 वाला यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अ सर्विंग ऑफ कीवी फ्रूट्स, 2 kiwis had twice the vitamin C of an orange, the potassium as a banana, and the fiber of the bowl of whole grains cereal, all for less than 100 कैलोरी। तो 46 में हम क्या भर देंगे, 46 में हम भरेंगे एज मच का प्रयोग होगा, ठीक है। एज मच पोटेशियम एज, ठीक है। एज का प्रयोग हुआ तो इसके पहले एज मच पोटेशियम एज का प्रयोग किया जाएगा। दो वस्तुओं के बीच समानता जब दर्शाई जाती है तो पॉजिटिव डिग्री भरा जाता है, यहाँ पे एज मच का प्रयोग किया जाएगा। चलिए 47 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम भरेंगे रेगुलेटिंग, ठीक है। रेगुलेटिंग का प्रयोग होगा, रेगुलेटिंग का प्रयोग होगा क्योंकि रेगुलेटिंग डाइजेशन एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स दैट इज ए फिनिंग ट्राइफेक्टा। यानी कि वाक्य में फ्यूजी फ्रूट जो लिखा हुआ है, ठीक है, फ्यूजी फ्रूट, यह फ्यूजी फ्रूट के बारे में है, जो डाइजेशन को रेगुलेट तथा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम में करने में सहायक है। तो इसलिए डाइजेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, तो यहाँ रेगुलेटिंग भरा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 48 में क्या भरा जाएगा, 48 में भरा जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। फूड को इनटू एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट इसेंशियल टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। फूड को एनर्जी में बदलने के लिए कन्वर्ट की बात कही गई है, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कीवी फ्रूट आल्सो डबल्स एज ए पीपर कीपर बाय सप्लाइंग योर आइज विथ प्रोटेक्टिव ल्यूटिन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पढ़िएगा तो आएगा कीवी फ्रूट इज आल्सो डैश विथ ब्लड प्रेशर लोअरिंग पोटेशियम। तो यहाँ क्या भर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पैक्ड, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा PACKED, पैक्ड विथ ब्लड प्रेशर लोअरिंग पोटेशियम, मतलब कि पैक्ड विथ ब्लड प्रेशर लोअरिंग पोटेशियम, रक्तचाप को कम करने वाले पोटेशियम से भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैक्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो कीवी फ्रूट हैज बीन ग्रोइंग इन ए न्यूजीलैंड फॉर ओवर 100 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अल्टीमेटली भरा जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली चेंज टू कीवी फ्रूट सो दैट एवरीवन वुड नो वेयर द फ्रूट कम फ्रॉम, मतलब कि पहले कीवीज को चैंग टाओ या चाइनीज गोसबेरी का नाम दिया गया था, किंतु अंत में से कीवी का नाम दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज अल्टीमेटली हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से उपनिषद की किसकी व्याख्या करता है। उपनिषद जो होता है क्या है, उपनिषद जो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है टोटल। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उपनिषद जो है भारत के अनेक दार्शनिक के
अनेकों वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की क्या करता है? व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन रहा था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय रहा था, जो है ये कि अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, भारत में। क्वेश्चन नंबर 54 है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना जो है ये प्राप्त होता है अजंता चित्रकारी में। ठीक है, अजंता की गुफाओं में प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अजंता चित्रकारी से प्राप्त होता है। ठीक है, और इन गुफाओं में मुख्य आकर्षण जो है भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में जो है बौद्ध धार्मिक आख्यान और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ जो है चित्रण किया गया है वो भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। ठीक है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण कौन से इनमें से? नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण? नीलगिरी पर्वत जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले हुए हैं और ये जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत अरावली का पर्वत भी आता है, सतपुरा पहाड़ी भी आता है। ठीक है, पश्चिमी घाट भी आता है उसी के अंतर्गत। चलिए, किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है? तो इसमें से कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो वह ग्रह है पृथ्वी अपनी। ठीक है, पृथ्वी को जल ग्रह के रूप में भी माना जाता है। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के को किस रूप में जाना जाता था? ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम के किस रूप में जाना जाता था? तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसको माल्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम में क्या होता है? भारत में ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 110 है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ बताएंगे तो किसी को सशरीर पेश करना इसका अर्थ होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि जो कि एक प्रकार का, मतलब इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जो इसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति को सशरीर पेश करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करेंगे तो वह कर होते हैं जो व्यक्तिगत आय के बावजूद वस्तु और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? सभी के लिए समान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को आमतौर पर प्रकृति में प्रतिगामी माना जाता है। यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि सीमा शुल्क हो गया। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, बिक्री शुल्क हो गया, जीएसटी हो गया, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के क्या है? उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत नेपोलियन किसे माना जाता है? भारत का नेपोलियन, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? दिल्ली दरबार की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका आयोजन सन 1911 में हुआ था। ठीक है, और उस समय जो कौन था? हार्डिंग था वायसराय। तो हार्डिंग के काल में जो है इसका दरबार, दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती इसमें से? तो डेल्टा नदी की अगर हम बात करेंगे, इनमें से गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो इसमें से देखा जाए तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, यह जो है नदी गहरे खड्डों का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से होता है, और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में जाकर गिरती है, जहाँ पे ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी गंगा, महानदी, गोदावरी, ठीक है, महानदी, कावेरी, ये सभी नदियाँ क्या है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की अगर हम बात करेंगे
तो वो कौन सा? तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 है जो, ये भारत का क्या है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मूल्य अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो कि नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो ये स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? हरे रंग मतलब जब आप आतिशबाजी करते हैं तो उसमें हरा रंग जो निकलता है उसकी किसके कारण निकलता है ये बताना। तो वो होता है बेरियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, बेरियम क्लोराइड उसमें उपस्थित है, इसके कारण हरा रंग से आपको दिखाई देता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इसमें से बैक्टीरिया के कारण इसमें देखेंगे तो निमोनिया जो होता है फेफड़ों का इन्फेक्शन है, और इसमें तेज बुखार, खांसी, सांस लेने जैसे लक्षण सामने आते हैं, तो ये क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह की बात करेंगे तो माने जाते हैं नारायण मूर्ति। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के क्या है? ये संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो उसको हम कहते हैं स्पैम। ठीक है, स्पैम का नाम सुना होगा, तो स्पैम मतलब इसमें अनचाहा ईमेल आता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की स्मृति का मापन कैसे करते हैं? ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी का मापन हम कैसे किया जाता है? तो इसका मापन हम बिट्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, बिट्स, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बिट्स। ठीक है, बिट्स बिट्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी इकाइयां हैं जो जिसके द्वारा मापा जाता है। जैसे कि एक निबल होता है, निबल बराबर होता है 4 बिट। ठीक है, निबल बराबर कितना होता है? 4 बिट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के। ठीक है, 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट के। और 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट के। ठीक है, 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं, मतलब 1 केबी जिसको कहते हैं। और फिर 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी के, मतलब कि मेगाबाइट के। फिर 1024 एमबी के बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। ठीक है, 1 जीबी के। फिर 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट के। तो इस तरीके से हम मापन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से यमुना नदी की सहायक नदी इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सी नदी नहीं होगा? तो वो नदी का नाम है कल्याणी नदी। ठीक है, यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें बताना इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 47 38 का इतना, 53 गुणे 16 का 61 35 और 20 गुणे 92 क्या होगा? मतलब जिस प्रकार ये लिखा हुआ, जिस प्रकार ये लिखा गया है, उसी प्रकार हमें आगे बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या चीजें, देखिए 47 38 में देते हैं तो 4 गुणे 2 करते हैं तो 8 हो जाता है। ठीक है, और 7 का ये 7 इस तरीके से लिख देता है। फिर इसमें देखते हैं तो 3 का इसमें वाला 3 यहाँ पे रख देते हैं, और ये हो जाता है। ठीक है, इसमें वाला 3 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा गलती होगी, दोबारा देखिए। ये 4 जो है यहाँ पे आके हो गया सबसे लास्ट में। इसके बाद 7 का यहाँ पे लास्ट में कर दिए, फिर 3 का यहाँ पे लास्ट में कर दिए, फिर इसके बाद ये यहाँ पे कर दिए। ठीक है, यानी इसको पलट दिया गया है संख्या को। इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं तो ये 5 यहाँ आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर 6 आ गया। तो इसी प्रकार हम इसको भी पलटेंगे 20 92 को, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2902। ठीक है, इसको अगर हम पलटेंगे तो 2902 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 2902 आपका हो जाएगा। 2902 ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है, और वही हो जाएगा आंसर। ये देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिया गया 2902। चलिए अगले प्रश्न में बताना कि अक्षर के अगले शब्द की पहचान करना। ठीक है, ए बी सी डी, आगे क्या हो जाएगा? तो ए बी सी डी आ रहा है तो यहाँ पे ई हो जाएगा अगला। ठीक है, इधर फिर उल्टा लिखा हुआ जेड, फिर इसका वाई उल्टा, फिर इससे कम एक्स, फिर इससे कम एक डब्लू। तो डब्लू के बाद इससे एक कम क्या होगा? तो उससे कम हो जाएगा, यानी ई का विपरीत अक्षर वी हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, इसी प्रकार ई का उल्टा वी हो जाएगा। तो ई वी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में बताना, अगले प्रश्न में बताना कि अगला पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/√2
कामा 1/2 कामा 1/2 रूट 3 कामा 1/2 रूट 6 कामा 1/6 रूट 2 बराबर अगला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इसमें से इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 1/√2 का गुणा किया गया है, ठीक है, तो 1/2 आया। फिर इसके बाद इसमें से इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 1/√3 का गुणा किया गया है। इसके बाद फिर इसमें से इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया, 1/√2 का गुणा किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया है, 1/√3 का गुणा किया गया, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे हम इसमें क्या करेंगे, 1/√2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है 1/√2 1/√3 1/√2 1/√3 से गुणा, तो 1/√2 से आगे हम गुणा कर देंगे। तो 1/6 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 गुणे 2 यानी कि 12। तो आंसर हमारा 1/12 हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, बताना है उस विकल्प का जिसमें संख्या एक दूसरे के ठीक उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार दिए गए युग की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो 9:734 दिया गया है, यानी कि अगर हम 9 को क्यूब कर देते हैं और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 734। मतलब इसका हमें टर्म बताना है कि कैसे आया है, ठीक है। तो 9 का क्यूब हो जाता है 729, 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 729 हो जाता है। अब 729 प्लस कितना अगर हम इसमें कर देते हैं तो 729 प्लस 5 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 734 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। तो इसी प्रकार हम इसमें क्यूब प्लस 5 करते हैं, ठीक है, देखते हैं किस में होता है सही। तो अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब हो जाता है 216 और 5 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 221, ठीक है। तो जो कि ये सही आ रहा है, इसी रूप से फिट बैठ रहा है। अब इसके बाद फिर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 चौके 64 और प्लस 5 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो ये 69 हो जाता है। ये सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसके बाद 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 517, 512 प्लस 5 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 517, तो ये भी सही बैठ रहा है। फिर 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 7 का क्यूब करेंगे फिर 5 उसमें जोड़ेंगे तो 343 आ जाएगा। 7 का क्यूब प्लस 5 जोड़ देते हैं तो ये जाएगा 348। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्या है, ए सी डी बैठ रहा है लेकिन बी पार्ट हमारा नहीं बैठ रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा जो कि बी सम है, ठीक है। 4/71 इसका क्या हो जाएगा, 4:71 राइट आंसर हो जाएगा। 4:71 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं गणित के क्वेश्चन की, मैथ के क्वेश्चन लगाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है। चलिए चलिए इसमें हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 76 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ वैल्यू दिए गए हैं, इसके वैल्यू का हमें बताना है मान क्या होगा, ठीक है। दिया गया 1.25 इंटू 0.5 और इंटू 0.0004 का मान क्या होगा, तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब संख्या के बाएं साइड में अगर दशमलव लगाता है तो उसको 10 की पावर माइनस में लिखते हैं। जैसे कि अगर लिखता है तो 1.25 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है, गुणे 125। इसी प्रकार अब इसको हम लिख लेते हैं तो 125 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा है 10 की पावर -8 हो जाएगा। इधर रख देते हैं 125 गुणे 5 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200, मतलब 2500 गुणे 10 की पावर -8। और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर 2, इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा -6। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि यदि पी ए त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका है। 77 नंबर क्वेश्चन देखना है और इसमें हमें बताना है जी क्या है, केंद्रक है। तो पी ए प्लस जी ए अनुपात पी जी माइनस जी ए का अनुपात क्या होगा ये बताना है। अब कोई त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से
और इसमें हमें पी क्यू आर, मतलब ये त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर दिया गया है। अब इसमें पी ये क्या है, मध्यिका है, किसकी है, पी क्यू आर की मध्यिका है। तो मध्यिका हम निकाल लेते हैं, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा पी ए हमारी मध्यिका। इसके बाद क्या कह रहा है कि जी क्या है, केंद्रक है। तो जी केंद्रक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जी हो गया, ठीक है। तो जब केंद्रक होता है जी जब केंद्रक हो जाता है तब ये क्या करता है, जी क्या होता है, दो भागों में विभाजित करता है। पी जी और जी ए अनुपात में अगर देखेंगे तो इसको डिवाइड करेगा पी जी अनुपात जी ए, ये अनुपात में भी डिवाइड करेगा 2:1 के, ठीक है। ये हमारा होता है जब केंद्रक माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पी ए प्लस जी ए बटे पी जी माइनस जी ए की वैल्यू हमें याद करना है। तो पी ए प्लस जी ए, तो जी ए का मान कितना है, जी ए का मान 1 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से पी ए का मान क्या हो जाएगा, 2 1 3, प्लस जी ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस पी जी का मान 2 है, माइनस जी ए का मान कितना है, 1 है। तो इस तरीके से लिख देंगे। तो 3 1 4 बटे 1, यानी कि हमारा जो अनुपात आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, जो हमें पूछा गया था। तो हमारी यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 4:1। तो आंसर इसका सी ऑप्शन फाइनल, सॉरी ए ऑप्शन फाइनल इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि x बराबर 2 प्लस रूट 3। तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है √x प्लस 1/√x का मान हमें ज्ञात करना क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x बराबर 2 प्लस √3 है। अगर हम 1/x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 √3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इन वैल्यूओं को अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 और प्लस 1/√2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ले लेते हैं वर्ग एलसीएम लेके इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, √ यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ये हमारा जो है √2 प्लस √3 जो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है, हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, a² प्लस b² का फार्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस √3 और बटे √2 प्लस √3 आ जाएगा फाइनल वैल्यू। अब क्या करेंगे, दोनों वर्ग वर्ग कर देते हैं। तो दोनों वर्ग वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटे √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 3 प्लस 3 दूनी 6, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 प्लस √3। ये वैल्यू आ गई। इसको और सॉल्व करते हैं तो 9 3 12, यहाँ से हम करेंगे 6 वापस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अंदर 2 प्लस √3, नीचे बचा है 2 प्लस √3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 6 के। तो इसका अगर हम लेते हैं वर्गमूल तो √x प्लस 1/√6 बराबर √6 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू यही हो जाएगा √6, ठीक है, जो कि बी पार्ट में दिया गया। तो √6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 दिया गया, ठीक है। और उनका अंतर का वर्ग 36, तो उनका गुणनफल बताना है। दो संख्याओं के वर्ग का योग x² प्लस y² मान लेते हैं संख्या, इनका योग कितना है, 68 है।
और उनके अंतर का वर्ग, मतलब कि अंतर अगर x माइनस वाई मान लेते हैं तो इसका वर्ग करते हैं तो कितना है 36 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36 के। तो यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये रखते हैं तो 68 माइनस 2xy बराबर 36 के। तो यहाँ से माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 68 के, माइनस 2xy बराबर कितना आ जाएगा 32 के। ठीक है, माइनस 32 आएगा तो xy बराबर हो जाएगा 32/2, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा xy 16। ठीक है, अतः संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो हमारा 16 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है उनके संख्याओं का गुणनफल, तो यही हो जाएगा 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड क्या है x माइनस 2 है, तो k का मान क्या होगा। अब देखिए, अगर कोई इस तरीके से px मतलब कोई समीकरण दिया गया है और इसका अगर गुणनखंड कोई दिया गया है, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर अगर 2 रखेंगे समीकरण में तो हमारा क्या जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस k इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 24, ये बराबर हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, तो 4 के हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 के माइनस 24 माइनस 4 28 माइनस 28 सब प्लस 8, मतलब कि माइनस 20 बराबर 0 के। यानी कि 4 के बराबर 20, तो के बराबर हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, यन के किस मान के लिए x प्लस ए एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n का एक के गुणनखंड होगा और कौन सा मान के लिए होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे पी एक्स का मान जो दिया गया है पी एक्स बराबर और कितना है x की पावर n प्लस ए की पावर n दिया गया है, वह मान लेते हैं जी एक्स बराबर कितना दिया गया है x प्लस ए दिया गया है। तो यहाँ पे जी एक्स जो है पी एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जी एक्स क्या होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि एक गुणनखंड होगा यदि यदि x प्लस ए बराबर 0 के या फिर x बराबर माइनस ए पर पी एक्स क्या होगा, पी एक्स संतुष्ट होता है। तो ये हमारा इस तरीके से होता है, मतलब कि अगर हम p की माइनस ए की पावर बराबर 0 कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि स्पष्ट है कि n के किसी भी विषम मान के लिए क्या होगा, यह समीकरण संतुष्ट होता है। तो n का क्या हो जाएगा, कोई भी विषम मान लिया जाएगा यहाँ पे जो कि संतुष्ट करेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा जो यहाँ पे बताना था, n के केवल विषम मानों के लिए संतुष्ट होगा। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यदि 2x माइनस 1 बराबर दिया, मतलब ये दिया गया है कि समीकरण जो दिया गया है 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस ए प्लस 3 का एक गुणनखंड है, तो ए का मान। अब अगर एक गुणनखंड ये है तो ए का मान हमें याद करना है, मतलब कि ये 2x बराबर -1 तो x बराबर -1/2 होगा। अगर एक गुणनखंड है तो x बराबर -1/2 उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब कि 1/2 की पावर 2, यहाँ पे 2x प्लस 1 होगा, प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस ए प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये 2 कट जाएगा 2 से, तो ये बचेगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर के 0 होगा। ठीक है, ये भी बराबर के 0 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू a/4 है, यहाँ हम क्या करेंगे 4 जो है एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ऊपर a1 प्लस a प्लस 11 दूना 22 प्लस 4a प्लस 3, 3 चौके 12 हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, ऊपर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा 5a बचेगा, 5a बराबर 35 माइनस के, तो a बराबर -7 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद यही आंसर हो जाएगा, a बराबर -7, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज किसी दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि राशि जो x था, तो 6 वर्षों में मिश्र धन उसकी कितनी होगी, 3x हो गई। तो ब्याज कितना हो जाएगा 6 वर्षों में, ब्याज कितना हो जाएगा 3x माइनस बराबर 2x हो जाएगा, यानी कि 2x जो ब्याज मिलता है वो कितने 6 वर्षों में मिलता है। तो राशि को 5 गुना होने के लिए जो है ब्याज कितना हो जाएगा, जब 2x ब्याज जो मिलता है वो कितने वर्षों में, 6 वर्षों में मिलता है। तो हमारा जो 2x है, अगर हमें 4x ब्याज चाहिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 वर्ष लगेगा। ठीक है, 12 वर्ष लगेगा, तो यही हमारा 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। 5 वर्ष जो 5 गुना जब करेंगे तो 12 वर्ष में हो जाएगा, आंसर डी आप समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, दिया गया आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। अब स्वर के सम स्थानों के आने की संभावना ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल में अगर हम देखते हैं ARTICLE, ये शब्द जो दिया गया है इसमें कितने स्वर हैं, तो 1 2 3 स्वर हैं। ठीक है, 3 स्वर दिए गए हैं, AIE 3 स्वर हो गए, और 3 सम स्थान भी दिए गए हैं। ठीक है, 3 सम स्थान भी दिए गए हैं। तो तब स्वरों के रखने का तरीका जो होगा किस तरीके से हो जाएगा, तरीका जो स्वरों के रखने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। बाकी अक्षरों के रखने का जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने अक्षर हैं तरीका रखने के, तो कुल अगर हम बात करेंगे तो कुल हैं 7, तो फैक्टोरियल 7 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 3 और इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं। यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 का फैक्टोरियल ही रखते हैं, तो इस तरीके से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 2 तैयाँ 6 और 3 से 3, तो हमारा कितना बचेगा 1/7 बचे 35, तो 1/35 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रायिकता हो जाएगी 1/35, ये पार्ट इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 85 नंबर क्वेश्चन है, यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो। ठीक है, 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 अंकों की 3 अंकों की संख्या में चयनित संख्या, 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या में चयनित संख्या कितनी है, चयनित संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 9 और 5 से विभाज्य होने की संभावना, 9 और 5 से विभाज्य होने की संभावना जो है प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 9 गुणे 5 बराबर 45। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, और कुल परिणाम कितना है, 45 है। तो हमारी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी प्रायिकता होगी 1 बटे कुल परिणाम कितना है 45, तो 1/45 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। इस तरीके निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि n बराबर √8 प्लस √6 बटे √8 माइनस √6 है, तो हमें निकालना है n अपान 1 माइनस n का मान। ठीक है, 1/n का मान सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करना है। पहले हम इसी को देख लेते हैं जो जो निकालना है। ठीक है, इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n² - 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं तो एन स्क्वायर मतलब √8 प्लस √6 बटा √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा बटे √8 प्लस √6 बटे √8 माइनस √6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा √8। अब ऊपर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में तो हो जाएगा √8 प्लस √6 का स्क्वायर, -1 करके आ जाएगा √8 माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में हो जाएगा ये एक, यहाँ से √ और नीचे आएगा अगर तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √8 प्लस √6 इंटू √8 माइनस √6 बचेगा। ऊपर जब ओपन करिएगा होल स्क्वायर जो दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 8a² प्लस b² प्लस 6 प्लस 2ab मतलब कि 2√8 × 48 हो जाएगा। माइनस इसको जब ओपन करिएगा तो a² प्लस b² माने कि 6 और माइनस 2√48 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। नीचे a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा मतलब कि a² और b² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 माइनस 6 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया, 8 6 14, ये हो गया 14 प्लस 2√48 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 2√48 बटे 8 में से 6 गए 2, तो यहाँ से -8 से 14 ये भी हो जाएगा, 14 ये कैंसिल, बचेगा क्या 2√48 और 2√48 मतलब कि 4√48 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो 2√48 ये हमारा आ जाएगा। 2√48 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 8 √3, यही हमारी आंसर हो जाएगा, 4 दूनी 8 √3, ए पार्ट करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 और 88 आप इसमें दोनों में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम। तो जब भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो भिन्न के एलसीएम में क्या होता है, जो भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो उसमें होता है जो ऊपर है अंश, अंश का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और नीचे जो होता है हर का HCF लेते हैं। ये भिन्न का एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है। तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो 24 और 26 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे जो लिखा गया 25 और 27 इसका हम निकालेंगे HCF। ठीक है, तो 24 और 26 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 × 13 और × 2 आ जाता है, बटे 25 और 27 का HCF 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 312, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 सर ये हमने 28 लगा दिया तो इसमें 312, अब आपको 87 लगाना। ठीक है, सेम है, इसका हमें एलसीएम बताइएगा ऑप्शन कमेंट करके कि क्या आ जाएगा। दोनों सेम है, एक का लगाया। चलिए अगला को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 है, प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी जो है साइकिल से दूरी तक जो है साइकिल चलाता है, 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल से जाता है। यदि वो प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी। हमें वो गति बताना है जिसमें वास्तव में प्रसून ने जो साइकिल चलाया है उस गति को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, चलिए मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक जो गति है, प्रारंभिक गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, x किलोमीटर क्या थी, प्रति घंटा। तब समय t1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, मतलब 180 किलोमीटर दूरी जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो इतना समय आ जाएगा। अब यदि गति प्रारंभिक गति से 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ठीक है, 2 किलोमीटर की धीमी गति से जो साइकिल चलाता हो तब कम हो, तब समय उसकी t2 बराबर क्या हो जाएगी, 180 बटा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से अगर हम देखते हैं तो 180 बटा x माइनस 2 माइनस 180 बटा x बराबर के दिया गया है ये 3।
ठीक है, 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो इसको दोनों घटा देंगे तो 3 घंटे बराबर के हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। यहाँ से हम लेते हैं एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस टू एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 180 कॉमन कर लीजिए दोनों में, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा वो x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर के 3, ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 60 बचेगा, तो 60 गुणे 2, 60 गुणे 2 बटे ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस टू के, तो 120 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब कि इसको 75 करेगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर 0 के, ठीक है, तो यहाँ से अगर x माइनस 12 बराबर लेते हैं 0 के करते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाता है x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, ललिता 6 मीटर पर सेकंड की 6 मीटर पर सेकंड से चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी ये बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ललिता के द्वारा साइकिल से तय की गई जो दूरी है वो कितना है, वो है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर की दूरी तय किया गया। अब पैदल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, ललिता के द्वारा पैदल दूरी तय किया गया कितना, तो 650 मीटर दूरी तय करने में उसने चलाया पूरा साइकिल से, तो x माइनस एक्स कर देंगे तो हमारा इतना मीटर हो जाएगा पैदल दूरी उसके द्वारा तय किया गया। अब प्रश्न से हम देखते हैं x किलोमीटर की दूरी कितना 25 सेकंड में तय करता है और 25 मीटर पर सेकंड से, और 650 माइनस एक्स मीटर की दूरी जो है वो कितने 6 सेकंड में तय करता है। तो इस तरीके से 6, यहाँ पे क्या दिया गया है ऑप्शन में, हाँ 6 मीटर पर सेकंड से चल सकती है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से चल सकती है। तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल ये कितना 45 सेकंड चलती है, तो ये बराबर कर देंगे, ठीक है। x बटा 25 क्या होगा, हमारा समय होगा 650 माइनस एक्स बटा 6 का इतना होगा, ये भी हमारा समय होगा। इन दोनों को जोड़ने के बराबर कितना आ जाता है 45 जो है सेकंड के बराबर। अब इसको कर लेंगे सॉल्व यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x एलसीएम लेंगे प्लस 650 गुणे 25 करेंगे तो हो जाएगा 16 250 माइनस 25x हो जाएगा, और इधर 25 छक्का 150 तो ये जाएगा उधर 45 गुणे 150 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 25x हो जाएगा 16 250, 6x माइनस 25 तो 16 9 25 9x माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर 45 गुणे 50 हो जाएगा 67 50 माइनस 19x होगा, माइनस 19 बराबर से 75 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9500, तो x बराबर हो जाएगा 500 मीटर। तो ललिता के द्वारा चलाई गई जो दूरी हो जाएगी x और 500 मीटर आ गया। तो ललिता द्वारा चलाई गई साइकिल में लगा कुल समय कितना होगा, साइकिल के द्वारा कुल समय पूछा गया है, ठीक है, साइकिल के द्वारा 500 मीटर की दूरी चलता है 25 सेकंड में, तो ये हो जाएगा और 25 मीटर पर सेकंड में, तो भाग करेंगे तो 25 दूना 50 20 सेकंड उसको समय लगेगा, 20 सेकंड का क्या लगेगा समय लगेगा, ठीक है। साइकिल से कितने समय में चलाई होगी तो 20 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 20 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि पुरुष 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी ये बताना है। देखिए दिया गया 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 4 मेन प्लस 6 महिलाएं वोमेन ये काम को करते हैं 8 दिन में, और इसी प्रकार 3 पुरुष 3 मेन प्लस और लिखा तो 7 जोड़ देंगे 7 वोमेन ये काम करते हैं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, अब पहले इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8 2 पंचे 10, अब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 एम प्लस 6 चौके 24 वुमेन बराबर हो जाएगा 5 तिया 15
m प्लस 7 बचे 35 वुमेन, यानी कि m बराबर आ जाएगा आपका 11 वुमेन के। ठीक है, यानी कि m बराबर 11 आ जाएगा, तो w बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, m बराबर 11 वुमेन, तो m बराबर आ जाएगा आपका 11 के, तो w बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि 7 तो उसे तो 10 महिलाओं से कितने दिनों में करेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 मेन है तो 4 गुणे 11 रखते हैं, प्लस 6 ओमन है तो 6 गुणे 1 रखेंगे, इंटू 8 करेंगे, और इधर हो जाएगा 10 महिलाएं, उसको कितने 10 महिला गुणे कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44 प्लस 6 इंटू 4 बटे 5 बराबर दिन। तो 44 6 50, 50 गुणे 4 बटे 5 बराबर दिन, 5 दाहिए 50, तो दिन बराबर कितना हो जाए 10 गुणे 4, यानी कि 40 दिन में उसको काम खत्म कर देंगी। तो आंसर हो जाएगा 40 दिन। 10 महिला उसको कितने दिन में करेंगी, तो 40 दिन में करेंगी। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 नंबर है कि एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेष फल उसका कितना बचा है, 33 बचता है। अब वही संख्या जब 15 से विभाजित होता है तो कि शेषफल z बचता है, तो z का मान हमें बात करना है। देखिए जो शेषफल पहले में जो बचा है 33, इसी को हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 दूना 30, शेषफल हमारा फाइनली 3 आ जाता है। ठीक है, तो जब वही संख्या इस प्रकार क्वेश्चन आया, जब वही संख्या बताएगा तो शेषफल को हम उस संख्या से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, एक विभाजन प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का कितना है, 18 है। ठीक है, और भागफल का कितना है, भाजक 18 गुना है, और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है, शेषफल हमें दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है 26, तो भाज्य ज्ञात करना है। चलिए शेषफल इतना हो गया, तो भाजक के बारे में क्या कहा गया है कि भाजक जो है वो भागफल का 18 गुना है, मतलब 18 गुणे भागफल है। और जो तो भाजक जो है 18 गुणा भागफल है। ठीक है, और शेषफल का 9 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 9 गुना है, तो भाजक क्या है, शेषफल का 9 गुना है, तो शेषफल का 9 गुना। ठीक है, शेषफल का 9 गुना, शेषफल हमारा 26 गुणे 9 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 234 के, तो भाजक हमारा कितना हो गया 224 के, 234 के। तो इस प्रकार हम यहाँ से भागफल निकालेंगे, तो भाजक यहाँ पे 234 है, 18 इंटू भागफल है, तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा 234 बटे 18, 234 बटे 18, भाग करेंगे तो हमारा भागफल 13 आ जाएगा। अब जो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको हम लगाएंगे। यहाँ पे भाज्य क्या होगा, भाज्य को निकालना है, भाजक कितना है 234 सॉरी, और गुणे भागफल हमारा 13 आया, प्लस शेषफल हमारा 26 था। इनको गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3042 प्लस 26, जोड़िएगा तो 3068 इसका भाज्य हो जाएगा। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, भाज्य निकालना था। ठीक है, वैल्यू क्या होगा 3068, जो कि हमारा दिया गया है 93 के। ठीक है, 93 का ये दिया गया, 93 का 3068 डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 94 एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि किया गया, तब इसके आयतन, तब आयतन बराबर होता है इसका ए क्यूब, भुजा क्यूब होता है। अब जब ए क्यूब है मतलब इसको 20% वृद्धि किया, फिर 20%, फिर 20%, 3 बार 20% की वृद्धि करेंगे। तो मान लो फाइनली कैसे निकालेंगे, तो हम पहले 2 का निकालेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 कर देंगे। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 40 और 2 दूनी 4, यानी कि फाइनली हमारा 2 का वृद्धि 44% है। अब तीसरा एक 20% और वृद्धि किया गया है। ठीक है, क्यूब में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20 बटे 100, 20 पंचे 100, 40 20 60 4 64 प्लस 44 गुणे 44 बटे 5। ठीक है, यानी इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40,
4 5 8 40, तो 64 प्लस 8, 64 और 8 कितना होता है 72.8%। तो फाइनली उसमें आयतन में 72.8% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95। 95 है कि आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, और यदि आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की परसेंटेज कमी बताना है। तो 30% अधिक है तो 3/10 कर देंगे। तो यानी कि अगर एस का वेतन 10 है तो आर का वेतन कितना है 13 है। तो यहाँ पे आर के संदर्भ में अगर देखते हैं तो 3 की कमी हो रहा है, किस पर 13 पर, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको फाइनली हो जाएगा 300/13। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 23 से ही 1/13 परसेंटेज के। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालना है tan 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें मान सबका रख दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, sin 45 का मान 1/√2 इंटू sin 60 का मान √3/2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1/2√2 बच जाएगा। यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा 1/2√2। ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, ए पार्ट इसका क्या है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। 97 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि श्रुति संदीप अमित साझेदारी करते हैं। अब श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 भाग योगदान देती है। ठीक है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,20,000 है तो अमित को कितना धन प्राप्त होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन हम सबसे पहले इनके पूंजी का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। श्रुति संदीप और अमित साझा करती है। श्रुति क्या करती है, पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करती है। तो मान लेते हैं श्रुति की पूंजी कितनी है, श्रुति की पूंजी जो है वो कितनी है x है, और अमित की पूंजी कितनी है, अमित की पूंजी y है। तो संदीप की पूंजी क्या हो जाएगी, संदीप जो है क्या करता है, संदीप की पूंजी क्या होगी, जबकि संदीप क्या है उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर देते हैं, यानी कि x + y योगदान हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर संदीप का। तो प्रश्न के अनुसार श्रुति जो है x जो है बराबर है कितने है 1/3 के x प्लस x प्लस y के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3x बराबर 2x + 2y हो जाएगा। अब ये इसको और सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 2y के। तो श्रुति संदीप और अमित की पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो x अनुपात x प्लस y अनुपात y के हो जाएगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो x बराबर 2y रख देते हैं, 2y प्लस y और प्लस y दिया गया है, 2y अनुपात 3y अनुपात y। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 2:3:1 के। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ये हमारी वैल्यू आ गई 2:3:1। इनकी पूंजी का क्या होगा, ये पूंजी का अनुपात आ गया। अब तो इनका लाभ का अनुपात, जो लाभ का अनुपात होगा यही होगा 2:3:1 होगा। ठीक है, श्रुति संदीप और अमित का। तो हमें पूछा किसका क्या है, अमित के लाभ का अनुपात बताना है। तो अमित के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो अमित का इसमें से लास्ट वाला है 1/2 + 3 + 1 गुणे जितना लाभ है 1,20,000, तो इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो 2 3 5 और 6, तो 1/6 गुणे 1,20,000, 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो अमित का लाभ कितना होगा 20,000, आंसर ए पार्ट। अब इसी प्रकार अगर संदीप का पूछता तो 3/6 कर देते और श्रुति का पूछता तो 2/6 कर देते। तो इस तरीके से हम सभी का यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। जब किसी वस्तु को 13,224 रुपये की दर पर बेचा जाता है तो उसी वस्तु को 6,612 रुपये की दर पर बेचने पर हुई हानि से 28% लाभ अधिक अर्जित हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है x रुपये है।
तो प्रश्न के अनुसार 13,200 रुपये 224 रुपये बेचा जाता है, एक्स घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा हान, और ये हान जो है ये कितना है 28% हुआ, लाभ के बराबर है। ठीक है, तो एक्स 100 प्लस 28 पान 100 इंटू ये एक्स क्या हो जाएगा माइनस 6,102 रुपये, इसमें घटा देंगे 6,602 रुपये घटा देंगे। अब कर लेंगे इसको सॉल्व, तो इसको गुणा भाग जोड़ घटाओ भाग करिएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी आएगी फाइनल 9,512 रुपये। ठीक है, इसको करिएगा आप लोग जोड़ घटाओ, एक्स की वैल्यू यही 9,512 हो जाएगा, इसका क्रम सी पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, एक घड़ी को 17,496 में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि होती है। ठीक है, 19% की हानि हो गई, मतलब कि 19/100 करते हैं, यानी कि अगर घड़ी 100 रुपये की थी तो उसको बेचा कितने में 89 रुपये में, सॉरी 81 रुपये में बेचा। ठीक है, 81 रुपये में उसको बेच दिया, तभी जो है 19% की हानि होगी। तो यहाँ पे 81 रेशियो के बराबर दिया गया है 17,496, इसका वैल्यू दिया गया है बेचने वाला। तो एक रेशियो यहाँ पे मान निकालें 17,496 बटा 81 कर देंगे, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको काटते हैं 9 से, 9 बार जाएगा और ये जाएगा 9 एकम 9, 9 9 81, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, 9 से फिर कैंसिल करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 चौक 54, तो 216 रेशियो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी हमने माना था कितना 100 रेशियो, तो 100 गुणे 216 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 21,600 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा उसका। ठीक है, 21,600 रुपये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से 99 क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 15√3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए त्रिभुज क्या है, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज की मध्यिका का फार्मूला होता है। ठीक है, उसको लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, a√3/2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार a√3/2 बराबर दिया गया कितना 15√3 के। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 2 गुणे √3/√3 हो जाएगा। √3 से कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यही भुजा का मान हो जाएगा। ठीक है, a क्या है भुजा का मान है, तो 30 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, ये आपका काम है। तो आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।